आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात का जिक्र किया जिस पर कम ही लोगों का ध्यान गया। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों को समाज के हर तबके की इज्जत करना और किसी तरह का भेदभाव न करना भी सिखाएगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति पर आश्वासन दिया है कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में छात्रों के साथ साथ नए शिक्षक तैयार करने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें खास तौर पर शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी फोकस किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है, देश में ऊंच नीच का भाव और मजदूरों के प्रति हीन भाव क्यों पैदा हुआ। आज बच्चों को पढ़ने के साथ साथ देश की हकीकत भी जाननी जरूरी है। भारत आज टैलेंट व टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का भेदभाव है या किसी एक ओर झुकी हुई है। यह संकेत है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा, जब गांवों में जाएंगे, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, उनके श्रम का सम्मान करना सीख पाएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र, शिक्षा और डिग्निटी ऑफ लेबर पर बहुत काम किया गया है। सरकार मानती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के नए भारत की नींव रखेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएगी। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से स्टूडेंट बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है। स्टूडेंट जॉब करते हुए भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। नई शिक्षा नीति में स्टूडेंट अपने कोर्स से ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। नई शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में ढेर सारी किताबों की अनिवार्यता पर जोर कम दिया गया है। नई शिक्षा नीति में व्हाट टू थिंक की बजाय हाउ टू थिंक पर फोकस किया गया है। सरकार तय कर चुकी है कि नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के लिए जो भी करना होगा वह जल्द किया जाएगा। शिक्षा नीति में देश के लक्ष्यों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि भविष्य के लिए पीढ़ी को तैयार किया जा सके। ये नीति नए भारत की नींव रखेगी। पीएम ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी शिक्षा जरूरी है। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे वो उन्हें देखने को मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे सामने सवाल था कि क्या हमारी नीति युवाओं को अपने सपने पूरा करने का मौका देती है। सरकार मानती है कि बदलते समय में नए ग्लोबल सिस्टम की ओर जाना वक्त की जरूरत है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में स्कूलों में 10+2 को खत्म कर 5+3+3+4 सिस्टम लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
केरल के इडुक्की जिले में 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद भीषण भूस्खलन से चारों ओर मातम छा गया। इस भूस्खलन में तकरीबन 60 से 100 लोग के गायब होने की खबर भी है और दर्जनों लोगों की मौत हो गई है। किसी को पता तक नहीं चला कि मलबे के नीचे लोग दबे हैं। वो तो तब पता चला जब एक मजदूर मलबे से बाहर निकल कर आया। ये एक रिपोर्ट देखिए। मुन्नार के राजमलाई में हादसा। केरल के मुन्नार में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन से हुई कई लोगों की मौत। अब तक निकाले जा चुके हैं 13 शव। केरल के मुन्नार में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की सहयोगी कंपनी कन्नन देवान हिल्स प्लांटेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के 80 से अधिक चाय बागान कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य आज सुबह से ही लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजमलाई में नेमक्कड़ एस्टेट के पेटीमुड़ी डिवीजन में 20 परिवारों के घर पर एक बड़ा पहाड़ गिर गया। परिवार के सदस्य कीचड़ और मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ समेत राज्य सरकार के बचाव दल दुर्घटना स्थल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भारी भूस्खलन के कारण रेस्क्यू टीम को पहुंचने में दिक्कत हो रही है। अब तक 12 शव बरामद किए गए हैं और 13 लोगों को बचाया गया है। पिछले 4 दिनों से मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। केडीएचपी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के मैथ्यू इब्राहिम से संपर्क नहीं किया जा सका। सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में 2 दिनों से बिजली की आपूर्ति नहीं है। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने वायुसेना से हेलीकॉप्टर की मांग की है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा सके। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 50 लोगों की टीम को मौके पर भेजा गया है, जो भूस्खलन जैसे आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करने में प्रशिक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं श्रीलंका में हुए संसदीय चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं। महिंदा राजपक्षे एक बार फिर महारथी साबित हुए हैं और उनकी पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत मिली है। महिंदा राजपक्षे के ही भाई गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ऐसे में दोनों भाइयों की इस वक्त श्रीलंका की राजनीति में तूती बोल रही है। दोनों भाइयों के हालिया में लिए गए फैसले कई बार श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर करते हैं। ऐसे में महिंदा राजपक्षे की जीत का भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रीलंका में आ गए चुनाव के नतीजे। फिर से प्रधानमंत्री बने महिंदा राजपक्षे। एक भाई राष्ट्रपति तो दूसरा प्रधानमंत्री। महिंदा के भाई गोतबया राजपक्षे हैं राष्ट्रपति। महिंदा की पार्टी है चीन की करीबी। भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव? महिंदा राजपक्षे करीब 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन पार्टी में विरोध के कारण उनकी कुर्सी चली गई। फिर उनके भाई राष्ट्रपति बन गए और महिंदा खुद प्रधानमंत्री बन गए। और इस बार चुनाव में जाते हुए श्रीलंका पोदुजना पार्टी का मुद्दा था संविधान में बदलाव का, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकालों की संख्या में बढ़ोतरी, कुछ ऐसे कानून जो पहले से देश में लागू हैं उन्हें बदलने का मसला, और इसके अलावा सिंगली बौद्ध मतदाताओं बनाम मुस्लिम तमिल मतदाताओं के मसले ने भी जोर पकड़ा था। महिंदा राजपक्षे की पार्टी को शुरुआत से ही चीन का करीबी माना जाता रहा है और उसका सबसे बड़ा मकसद चीन के द्वारा बड़े स्तर पर किया जा रहा निवेश है, जिसे एसएलपीपी ने अपने देश में विकास के मॉडल के रूप में पेश किया और मतदाताओं को यकीन दिला दिया कि बाहरी निवेश से श्रीलंका की सूरत बदल सकती है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने कुछ वक्त पहले भारत के साथ बंदरगाह को लेकर हुए समझौते की समीक्षा करने का आदेश दिया था और तब महिंदा अंतरिम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इसका खुले तौर पर साथ दिया था। इसके अलावा ईस्टर के बाद चर्च में हुए हमले पर भी श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने भारत विरोधी बयान दिए थे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिंदा राजपक्षे को जीत के बाद सबसे पहले बधाई दी है। अब देखना होगा कि दोनों देशों के बीच आगे के संबंध किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगातार संबंध बिगड़े हैं और उनका असर पड़ोसी मुल्कों के साथ भी संबंधों पर असर डालता है।
तो वहीं राम मंदिर के नींव पूजन के बाद मुस्लिम कट्टरपंथी एकजुट हो गए हैं। ये मुस्लिम अब धमकी पर उतर आए हैं और धमकी दे रहे हैं कि मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाएंगे। ओवैसी, शफीकुर रहमान और साजिश रशीदी बाबरी की याद में छाती पीट रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। आखिर किस तरह से ये मुस्लिम देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर की नींव पूजन होते ही बेचैन कट्टरपंथी, मुस्लिमों ने दी मंदिर तोड़ने की धमकी। ओवैसी ने कहा बाबरी थी, है और रहेगी। साजिद रशीदी बोला मंदिर तोड़कर बनाएंगे मस्जिद। राम मंदिर की नींव पूजन होते ही मुस्लिम बेचैन हो उठे हैं। इस बीच कई मुस्लिमों ने राम मंदिर तोड़ने की धमकी तक दे डाली है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जो बयान दिया है वो सुनकर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे। साजिद रशीदी ने कहा है कि मंदिर को गिराने के बाद मस्जिद की तामीर तो नहीं की गई, लेकिन अब हो सकता है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा जाए। तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, हमेशा विवादों में रहने वाले सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं और केंद्र सरकार को कोसते हुए नजर आए हैं। शफीकुर रहमान ने भी बाबरी का रोना रोया है और कहा है बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ने ताकत के बल पर कोर्ट से फैसला कराया और मंदिर बनवा दिया। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक मरतबा जो बाबरी कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। तो इसलिए ये यहाँ पर जिन हालात में भी हमारे, चूँकि हम यहाँ ये बीजेपी की सरकार है और आरएसएस की माइंडेड सरकार है, तो इसलिए जो कुछ भी यहाँ पर अमल किया गया है। वहीं राम मंदिर के नींव पूजन से पहले छाती पीट रहे AIMIM के मुखिया अससुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को संविधान की याद दिलाई, तो पूजन के बाद ओवैसी ने हंगामा खड़ा करते हुए कहा बाबरी थी, है और रहेगी। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद की याद में ओवैसी ने खुद का दर्द बयां करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना
आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है, आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। तो सुना आपने, ये मुस्लिम कट्टरपंथी एक बार फिर से माहौल को बिगाड़ने के लिए उतर आए हैं। जिस राम मंदिर के लिए हजारों कार सेवकों ने बलिदान दिया, आज जब राम मंदिर का सपना साकार हो गया है, तो मुगल आक्रांताओं की ये औलादें एक बार फिर मंदिर तोड़ने की धमकी दे रही हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने पर अवमानना कार्रवाई के लिए एक याचिका दायर हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इन कट्टरपंथियों पर अब तक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंदिर पूजन पर धमकी देने वाले साजिद रशीदी और शफीकुर रहमान अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? इन पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो रुके यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।